हेलो नमस्कार दोस्तों, इसके ग्लोबल क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक और बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास को लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग आप ही लोग के डिमांड पर बीएसएससी इंटर लेवल एग्जाम के रियल वाले प्रश्नों को बिल्कुल शानदार तरीके से देखेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग दिनांक 10 दिसंबर 2018 को बीएसएससी इंटर लेवल एग्जाम की आयोजित हुई परीक्षा के रियल वाले प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें हम लोग जीके प्लस जीएस यानी कि जनरल नॉलेज और जनरल साइंस दोनों के कुल मिलाकर 78 रियल प्रश्नों को देखेंगे। हूबहू वही डिट्टो वही प्रश्न है दोस्तों, जो उस दिन की परीक्षा में पूछे गए थे। तो ये जितने भी प्रीवियस ईयर के प्रश्न होते हैं, आप लोग की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, और जो दोस्त चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज के पहले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। आज का पहला प्रश्न है दोस्त, आप लोग के सामने है आज का पहला प्रश्न कि किस पंचवर्षीय योजना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य जो है तीव्र और अधिक समावेशी वृद्धि है। ये कौन सी पंचवर्षीय योजना का ये दोस्तों विषय था, कौन से पंचवर्षीय योजना के ये आप लोग का मुख्य उद्देश्य था, ये पूछा जा रहा है प्रश्न। ऑप्शन है आप लोग के पास 12वीं पंचवर्षीय योजना, 10वीं पंचवर्षीय योजना, 11वीं पंचवर्षीय योजना और 9वीं पंचवर्षीय योजना। इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन जो है इस प्रश्न के लिए सही हो जाएगा। तो दोस्त, इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा, ये पूछा जा रहा है तीव्र और अधिक समावेशी वृद्धि, ये जो है ये 11वीं पंचवर्षीय योजना का ये उद्देश्य था। कौन सी योजना का? 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। ठीक है? तो चलिए इससे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को हम लोग देख लेते हैं कि ये तो उस दिन का प्रश्न हो गया। अगर कभी आप लोगों से पूछ दे कि 11वीं पंचवर्षीय योजना जो है, इसका कार्यकाल कितना से कितना रहा, तो दोस्तों ये 2007 से लेके 2012 तक ये 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल रहा। ठीक है ना? 12वीं का आप लोग उसी तरह समझ जाइए कि ये 2012 से लेकर 2017 तक रहा। ठीक है ना? ये 12वीं पंचवर्षीय योजना। तो 2007 से लेकर 2012 तक इस पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल रहा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। बहुत ज्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा। आप लोग को 75 प्रश्नों को आप लोग को बहुत कम से कम समय में मैं कोशिश करूंगा कि करा दूं आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में किस राज्य की साक्षरता दर न्यूनतम है। ये भारत में किस राज्य की साक्षरता दर न्यूनतम है, प्रश्न ये पूछ रहा है दोस्त। ऑप्शन है बिहार, झारखंड, राजस्थान और मध्य प्रदेश। ये चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा, आप लोग देखिए, मैं जैसे आप लोग को ये आज के वीडियो में हम लोग 78 प्रश्नों को देखेंगे, यानी 78 प्रश्नों को देखेंगे। तो आप लोग मेरे साथ साथ ही आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना जवाब देते चलिए, और 78 प्रश्नों में से कितना सही होगा उसको अंतिम में कैलकुलेट करके जरूर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। तो मेरे साथ साथ आप लोग जवाब देते चलिए। जैसे पहले प्रश्न का जो ऑप्शन हुआ 11वीं पंचवर्षीय योजना, तो उसी तरह इसका क्या होगा, एबीसी में करके आप लोग आंसर लगाते चलिए। तो इस प्रश्न का क्या सही जवाब हो जाएगा? भारत में किस राज्य की साक्षरता दर न्यूनतम है? तो दोस्त, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ये बिहार हो जाएगा। ये आप लोग को जो साक्षरता दर की ये बात की जा रही है, ये 2011 की जनगणना के अनुसार बात की जा रही है दोस्तों। 2011 की जो जनगणना हुई थी, उसके अनुसार ये बात की जा रही है कि साक्षरता दर न्यूनतम बिहार का था। ठीक है ना? अगर प्रश्न पूछ दे कि कितना था, बिहार का तो हो गया, बात सही है, लेकिन कितना था साक्षरता दर, सबसे कम कितना था? ये दोस्तों 63.82% जो है ये बिहार का साक्षरता दर था 2011 की जनगणना के अनुसार। तो ये तो हो गई सबसे न्यूनतम वाली बात हो गई। अगर सबसे अधिकतम की बात कर दिया जाए कि भारतीय राज्यों में सबसे अधिक कहाँ का था साक्षरता दर, भाई ये तो न्यूनतम वाली बात हो गई ना। परीक्षा में आपको अब न्यूनतम पूछ लिया है, हो सकता है कि अधिकतम वाली बात पूछ दे 2011 के जनगणना के अनुसार। तो वो चीज आप लोग याद रख लीजिए कि वो भारत में सबसे जो अधिक जो साक्षर राज्य था 2011 की जनगणना के अनुसार, वो केरल था, जहाँ की साक्षरता दर थी दोस्तों ये 93.91% जो था, वहां का साक्षरता दर था। तो कहाँ का हो गया ये? केरल का हो गया।
सबसे साक्षर राज्य कह लीजिए। भारत के जितने राज्य हैं उसमें सबसे साक्षर राज्य उस समय केरल था 2011 की जनगणना के अनुसार। अभी भी केरल ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, तीसरा नंबर प्रश्न है कि किस राज्य में हीराकुद ये बांध है। ठीक है ना, ये हीराकुद बांध जो है ये किस राज्य में है, अवस्थित है। ऑप्शन है आप लोग के पास तेलंगाना, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। इस प्रश्न का कौन सा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों? इस प्रश्न का जो जवाब है, हीराकुद बांध का बात की जा रही है। तो दोस्त, इस जो प्रश्न है, ये जो प्रश्न है आप लोगों का, इसका सही जवाब हो जाएगा ये सी, उड़ीसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उड़ीसा जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो हीराकुंड बांध जो है दोस्तों, ये उड़ीसा के संबलपुर पर, ये किस नदी पर बना हुआ है, इसको भी याद रख लीजिए। हीराकुंड बांध जो है ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये महानदी पर बना हुआ है। तो आप लोगों ने इसको भी देख लिया कि ये किस राज्य में है दोस्तों, तो ये उड़ीसा में हो गया। और नदी पूछ ले तो ये महानदी पर स्थित है। ठीक है ना, महानदी नदी का नाम है। ठीक है ना, उड़ीसा में महानदी नदी पर ये बांध अवस्थित है, हीराकुंड बांध जो है। ठीक है, तो आप लोग इसको भी याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न, चौथा नंबर प्रश्न है कि किस देश ने महिला हॉकी एशिया कप 2017 जीता। तो देखिए, ये जो प्रश्न है दोस्तों, ये 2017 में, ये 2017 का करंट अफेयर उस समय पूछा था, जबकि ये एग्जाम आप लोग को 2018 में हुआ था। ठीक है ना, ये कब हुआ था एग्जाम? 2018 में हुआ था। तो 2017 का ये हॉकी पूछ रहा है कि महिला हॉकी एशिया कप किसने जीता था, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो इस प्रश्न का सही जो जवाब हो जाएगा दोस्त, ये हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत जो है ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, भारत बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न, पांचवा नंबर प्रश्न है कि दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई। ये दीनबंधु सार्वजनिक सभा की बात की जा रही है दोस्तों। तो दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना, ये जो है, ऑप्शन है आप लोग के पास बी आर अम्बेडकर, गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव गोविंद रानडे और ज्योतिबा फूले। इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा सही जवाब हो जाएगा? तो दोस्त, इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोग को ज्योतिबा फूले जो है, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न छठा नंबर प्रश्न है आज का कि कलेक्शन चॉइस एंड सोशल वेलफेयर किसके द्वारा लिखा गया, ये है पुस्तक दोस्तों। कलेक्शन चॉइस एंड सोशल वेलफेयर किसके द्वारा लिखा गया, ये प्रश्न है। ऑप्शन है अरविंद पनगड़िया, बिमल जलान, अमर्त्य सेन, जगदीश भगवती। इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा सही हो जाएगा? तो दोस्त, इस प्रश्न का जो सही जवाब हो, ये जो हो जाएगा आप लोग को, ये अमर्त्य सेन जो हो जाएगा, ये अमर्त्य सेन जो है ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। सातवां नंबर प्रश्न है आप लोगों को कि इंडिया विजन 2020 किसने तैयार किया, ये प्रश्न है। तो आप लोग आज का यह जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, ये जो बिहार एसएससी इंटर लेवल की जो परीक्षा हुई थी 10 दिसंबर 2018 को आयोजित हुई थी, उसी के रियल प्रश्नों को आप लोग इसके ग्लोबल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप लोग देख रहे हैं। तो आप लोग एकदम वीडियो के अंत तक बने रहिए, और जितने भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है दोस्तों, मैं उसको भी करा दूंगा। और जितने भी प्रैक्टिस सेट साथ साथ जो आप लोग के लिए जो संभावित प्रैक्टिस सेट है, उसको भी साथ ही साथ आप लोग के लिए मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो पूरा जबरदस्त तैयारी जो है आप लोग को बीएसएससी इंटर लेवल की इस चैनल पर हो रही है। बस आप लोग चैनल को सपोर्ट करते रहिए, और आपका सपोर्ट, आपका प्यार जो है, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके कर सकते हैं। और जो दोस्त को ये वीडियो अच्छा लगेगा, तो आप लोग सुपर थैंक्स और ज्वाइन बटन के माध्यम से भी इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। तो आप लोगों से ये जो सपोर्ट है अपेक्षित है, और आप लोगों को इसी तरह के टॉप लेवल के कंटेंट जो है आप लोग को चैनल पर मिलते रहेगा। तो प्रश्न है आप लोग को इंडिया विजन 2020, तो इसको किसने तैयार किया था, ये पूछा जा रहा है दोस्त। तो यह जो हो जाएगा श्याम प्रसाद गुप्त जी के द्वारा जो है, ये श्याम प्रसाद गुप्त जो है, ये इंडिया विजन 2020 को इन्होंने ही तैयार किया था। किसने? श्याम प्रसाद गुप्त हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, आठवां नंबर प्रश्न है कि मदर टेरेसा अवार्ड 2017
देखिए 1 साल पहले का ये प्रश्न पूछ रहा है, दिसंबर 18 में परीक्षा हुई थी, 17 का प्रश्न पूछ रहा है ये करंट अफेयर का। तो इससे एक अंदाजा मिल जाता है कि दोस्तों अगली जो परीक्षा जो आयोजित होगी उसमें किस टाइप के प्रश्न पूछे जाएँगे। तो इसीलिए आप लोग को प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो आप लोगों ने टेलीग्राम पर बार-बार मैसेज किया था कि सर प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं आप करा दीजिए। तो उसको मैं एक-एक करके आप लोगों को, अब तो छठ दीपावली भी आप लोग का खत्म हो चुका है, तो एकदम बिल्कुल रेगुलर कंटिन्यू आप लोग को क्लासेज मिलते रहेगी। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? मदर टेरेसा अवार्ड 2017 किसको दिया गया? ये प्रश्न है दोस्त। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा, ये यूएनएचआरसी, ठीक है ना? ये यूएनएचआरसी, यूएनएचआरसी को ये मदर टेरेसा अवार्ड 2017 दिया गया, ठीक है? तो ये प्रश्न हो गया। चलिए आप लोग को नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लेकर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है आप लोगों को, चलिए देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है संगम योजना संबंधित है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर योजना से भी संबंधित आप लोग को प्रश्नों को पूछ रहा है, योजना से संबंधित। तो संगम योजना संबंधित है, ये उस दिन पूछा गया था 2018 में। तो ये प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों ये संगम योजना जो है, यह ग्रामीण क्षेत्रों में दोस्तों यह विकलांगों से संबंधित है। किससे संबंधित है? ग्रामीण क्षेत्रों से विकलांगों से संबंधित है, ठीक है ना? ये ग्रामीण क्षेत्रों से विकलांगों से संबंधित यह योजना है, ठीक है ना? और यह अगर पूछ ले कि ये कब जो है इसकी शुरुआत हुई थी, तो दोस्तों अगर संगम योजना का पूछ ले, हालांकि उतना डिटेल तो नहीं पूछेगा, ये 15 अगस्त 1996 को इस योजना को इंट्रोड्यूस किया गया था, यानी कि इस योजना को घोषित किया गया था, ठीक है ना? तो ये हो गया आप लोग को संगम योजना से संबंधित कुछ बातें हो गई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 10वां नंबर प्रश्न है कि आद्य इतिहास और इतिहास के बीच की अवधि है जिसके लिए हमारे पास बहुत कम लिखित रिकॉर्ड है। आद्य इतिहास की बात की जा रही है, इतिहास के बीच की कौन सी ये अवधि है जिसके लिए हमारे पास बहुत कम लिखित रिकॉर्ड है? इसमें से आधुनिक इतिहास, प्रागैतिहासिक, पोस्ट इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, इसमें से कौन सा इतिहास है दोस्तों जिसके रिकॉर्ड जो है हम लोग के पास लिखित रिकॉर्ड बहुत कम है? ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो दोस्तों ये प्रागैतिहास जो हो जाएगा, ये प्रागैतिहास जो हो जाएगा, ये इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जिसके लिए हमारे हम लोग के पास जो लिखित रिकॉर्ड है ये बहुत कम है, ठीक है ना? ठीक है? और ये हो गया प्राग इतिहास हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है आप लोगों को कि पद्म विभूषण अवार्ड 2018 से किसे सम्मानित किया गया? तो देखिए 17 से भी प्रश्न पूछे गए थे, करंट अफेयर में 18 से भी प्रश्न पूछे गए और परीक्षा आयोजित हुई थी दिसंबर 2018 में। तो ऑप्शन है आप लोगों के पास मनोज जोशी, लक्ष्मण पई, अनवर जलालपुरी, गुलाम मुस्तफा खां। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्त? पद्म विभूषण अवार्ड जो 2018 से सम्मानित जो हुआ था, वो इस ऑप्शन में से गुलाम मुस्तफा खां को पद्म विभूषण अवार्ड 2018 से सम्मानित किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। तो इसी तरह हम लोग 78 प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें से 55 प्रश्न जो है दोस्तों आप लोग को जनरल नॉलेज प्लस करंट अफेयर का हो जाएगा और बाकी जो रिमेनिंग प्रश्न हो गया आप लोग को साइंस से पूछे गए थे उस दिन प्रश्न। तो बहुत ही शानदार तरीके से इसी तरह हम लोग डिस्कशन करते चलेंगे। बस आप लोग चैनल पर बने रहिए और वीडियो के अंत तक बने रहिए। 12वां नंबर प्रश्न है आप लोग को कि पूर्ण सूर्य ग्रहण कब घटित होता है? पूर्ण सूर्य ग्रहण की बात की जा रही है दोस्त, यहाँ पर पूर्ण सूर्य ग्रहण की बात की जा रही है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो पूर्ण सूर्य ग्रहण जो है दोस्तों, यह प्रतिदिन बोल रहे हैं, सॉरी, ये अमावस्या के दिन ये आप लोग को घटित होता है पूर्ण सूर्य ग्रहण, ठीक है ना? पूर्ण सूर्य ग्रहण जो है अमावस्या के दिन घटित होता है। तो इससे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या हो जाता है दोस्त, तो पूर्ण सूर्य ग्रहण की जो स्थिति होती है, इसमें जो क्या होता है कि चंद्रमा जो है सूर्य को पूरी तरह से ढक लेता है। क्या कर लेता है? चंद्रमा जो है सूर्य को पूरी तरह से ढक लेता है, ठीक है ना? तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न नंबर 13 है आप लोगों को कि गोल्डन सिटी के रूप में कौन प्रसिद्ध है? गोल्डन सिटी, यानी कि अगर हिंदी में बात की जाए तो आप लोगों को ये गोल्डन जो हो गया, आप लोग गोल्डन का हिंदी क्या हो जाएगा? सुनहला हो जाएगा या स्वर्ण हो जाएगा। तो गोल्डन सिटी से कौन प्रसिद्ध है दोस्तों? इस ऑप्शन में से जैसलमेर, पर्थ, जोहान्सबर्ग,
साम साओ पाउलो। इस प्रश्न में से कौन सा सही हो जाएगा इस प्रश्न का जवाब? तो गोल्डन सिटी जो है दोस्तों, ये जैसलमेर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जैसलमेर जो हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर प्रश्न ये पूछ ले कि ये जैसलमेर जो है ये किस राज्य में है दोस्तों, इसको भी आप लोग देख लीजिए। तो जैसलमेर जो है ये राजस्थान में पड़ता है, ठीक है ना। राजस्थान में ये जैसलमेर पड़ता है। इसी को हम लोग स्वर्ण नगरी या गोल्डन सिटी के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। चलिए इसको हम लोग अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत की गई? ये प्रश्न तो दोस्तों इतना बार पूछा गया है प्रश्न। आप लोग ये बिहार एसएससी के देख रहे हैं प्रश्न, लेकिन जीके जीएस जो है दोस्तों ये किसी एक स्पेसिफाई एग्जाम के लिए नहीं बना रहता है। वो बिहार दरोगा के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, बिहार एसएससी के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी के लिए भी उतना ही है, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एसएससी जीडी सबके लिए दोस्तों यह जो प्रश्न जो है सब चीज के लिए उपयोगी है। रेलवे हो जाए, बैंकिंग हो जाए, सभी के लिए जीके जीएस जो है सबके लिए महत्वपूर्ण होता है, ठीक है ना। तो एक स्पेसिफाई एग्जाम को आप लोग को भले ही मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि बीएसएससी में आप लोग को प्रश्न पूछे गए हैं, तो आप लोग सिर्फ यही मत सोचिएगा कि ये बीएसएससी में पूछे गए थे तो और दूसरे एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। बिल्कुल ही पूछे जाएंगे और पूछे जाते हैं। आप लोग प्रश्नों को, प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखिएगा तो आप लोग बिल्कुल ही इन प्रश्नों को आप लोग उस जितनी परीक्षाएं आयोजित हो गई हैं एसएससी की या बिहार दरोगा की कह लीजिए या बीपीएससी कह लीजिए, ये प्रश्न को पूछे गए हैं। तो किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत की गई दोस्तों? ऑप्शन है आप लोगों के पास आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और मध्य प्रदेश। तो इस प्रश्न का क्या सही जवाब हो जाएगा? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा आप लोगों को दोस्तों, ये राजस्थान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। और राजस्थान में भी अगर बात की जाए तो कभी-कभी इसमें एक ऑप्शन दे देता है आप लोगों को। ये राजस्थान तो राज्य हो गया, ये नागौर जो है दोस्तों, राजस्थान के नागौर जिले में यह जो है प्रथम बार 1959 में, कब? 2 अक्टूबर 1959 को यह जो है, मैं अच्छे से लिख ले रहा हूँ, ये 2 जो है आप लोग को 20 टाइप का लग रहा है। ये 2 2 अक्टूबर 1959 को यह राजस्थान के नागौर में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत की गई थी। ठीक है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि हमीदा बानो बेगम की माँ थी, इनमें से किसकी माँ थी? सम्राट बाबर, अकबर, हुमायूं और जहांगीर। किसकी माँ का नाम हमीदा बानो बेगम था दोस्त? यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो हमीदा बानो बेगम जो थी यह जो सम्राट अकबर की माता जी थी, यानी कि उसकी माँ थी, सम्राट अकबर की माँ थी, ठीक है ना। और सम्राट अकबर की माँ हो गई तो ये किसकी पत्नी हो गई दोस्तों? ये हुमायूं की पत्नी हो गई। यह हुमायूं की पत्नी थी, ठीक है ना। ये हुमायूं की पत्नी थी, हमीदा बानो बेगम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न आज का 16वां नंबर प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 16 नंबर है कि प्रथम पर्यावरण संबंधी प्रदर्शन सूचकांक यानी कि ईपीआई कब प्रकाशित किया गया था? प्रथम पर्यावरण संबंधी प्रदर्शन सूचकांक की बात की जा रही है दोस्त। यह जो है यह कब शुरुआत की गई थी दोस्तों? यह 2002 में, कब? 2002 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे। प्रश्न 17 नंबर है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात की जा रही है दोस्तों, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1991, 1992, 1993 और 1994। ये 4 ऑप्शन है आप लोग के पास। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्त, यह जो हो जाएगा ये 1993 जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 ईस्वी में हुई थी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न 18 नंबर है कि डुंगेश्वरी की पहाड़ियां कहाँ अवस्थित है? डुंगेश्वरी की पहाड़ियां जो है दोस्तों कहाँ अवस्थित है? कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में है, बिहार में है कि गोवा में है? इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो दोस्त यह प्रश्न जो है, इस प्रश्न का सही जवाब जो हो जाएगा ये हो जाएगा बिहार हो जाएगा, ठीक है ना। डुंगेश्वरी पहाड़ियां जो है ये बिहार में अवस्थित है, ठीक है ना। ये बिहार में स्थित है। और बिहार में कहाँ स्थित है अगर ये पूछ लिया जाए तो दोस्तों बिहार में बोध गया जो है,
बोध गया का नाम आप लोग बखूबी से जानते होंगे, ये महात्मा बुद्ध जी से संबंधित है, ठीक है ना? बोध गया, वही बोध गया की बात की जा रही है, ठीक है? तो यहीं पर डुंगेश्वरी हिल्स जो है, यहीं पर है, बोध गया में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। राष्ट्रीय खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना की गई, ठीक है ना? इसको आप लोग को प्रश्न का उत्तर देना है। 1919 में की गई, 1920 में की गई कि 1933 में या 1923 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्त? इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो यह जो है दोस्तों, यह 1923 में यह जो है स्थापना इसकी की गई। कब की गई? 1923 में की गई। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 1923 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 20 नंबर बहुत ही आसान प्रश्न है कि भूटान की मुद्रा क्या है? तो दोस्तों देखिए कि परीक्षा में देश की मुद्राओं से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जो कई महत्वपूर्ण देश है उनकी मुद्राओं से भी प्रश्न पूछे जाते हैं बिहार एसएससी में। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखने से यही फायदा हो जाता है कि किस टाइप के प्रश्न आप लोग को पूछे गए हैं, ये इसकी जानकारी सटीक मिल जाती है। तो भूटान की मुद्रा क्या है? ऑप्शन है डॉलर, भूटानी रुपया और नगुल्ट्रम जो है, यह इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा सही हो जाएगा? तो भूटान की जो आधिकारिक मुद्रा जो है दोस्तों, यह जो है नगुल्ट्रम जो है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि डी जो है, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना? ये बी जो है, इसका बिल्कुल सही जवाब हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है आप लोग को कि गॉल देश का नया नाम क्या है? ये भाई एक देश है जिसका पुराना नाम गॉल था और इसका नया नाम पूछा जा रहा है। तो गॉल देश का नया नाम क्या हो जाएगा? तो गॉल देश जो है इसका नया नाम क्या है? तो दोस्तों यह जो फ्रांस जो है इसी का यह नया नाम है। गॉल देश का नया नाम जो है ये फ्रांस हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये फ्रांस हो जाएगा दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ये फ्रांस हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे। प्रश्न 22 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों ये कहाँ नहीं पूछा है, मैं कहाँ कहाँ आप लोगों को गिनाऊं। रेलवे एनटीपीसी में गिनाऊं कि रेलवे ड्राइवर की परीक्षा में गिनाऊं कि ग्रुप डी की परीक्षा में बोले, बिहार दरोगा कह ले, बीपीएससी कह ले, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस यूपी दरोगा, सब में यह क्वेश्चन पूछ दिया गया है दोस्तों। ये नीति में जो है, ये नीति का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाता है दोस्त, इसका पूर्ण रूप क्या हो जाता है, ये प्रश्न आप लोग को पूछा जा रहा है। तो नीति आयोग का अर्थ होता है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग जो हो जाएगा, ये नीति का फुल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है ना? नीति का फुल फॉर्म ये नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया हो जाएगा। प्रश्न ये अगर पूछ ले कि ये कब इसको लॉन्च किया गया था, कब इसको इंट्रोड्यूस किया गया था दोस्तों, तो दोस्त यह जो है 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 को यह जो है योजना आयोग के स्थान पर इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, नीति आयोग को। यानी कि योजना आयोग को हटाकर वहां पर अब नीति आयोग जो है इसकी स्थापना की गई। तो सबसे अंतिम योजना जो आयोग था वह 12वीं था, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 23 है कि सतत विकास लक्ष्य के अंतर्गत कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? सतत विकास लक्ष्य जो है इसके अंतर्गत कितने विकास जो है ये लक्ष्य किए गए हैं, ये निर्धारित किए गए हैं, लक्ष्यों को बोल रहा है। ऑप्शन ए है 21, 16, 21, 16, 17 और 19। कितने लक्ष्य जो है इसके अंतर्गत किए गए हैं दोस्त? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा, ये जो हो जाएगा दोस्त, यह 17 वैश्विक लक्ष्यों को निर्धारित किया गया है। कब तक निर्धारित किया गया है? ये सतत विकास लक्ष्य को आप लोग कभी कभी परीक्षा में एसडीजी भी बोल देगा, ठीक है ना? ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ जो है इसको भी आप लोग याद, ये पूछ सकता है ऐसे करके। तो एसडीजी याद रख लीजिए। और ये कब तक इसको घोषित किया गया है दोस्तों, यह 2030 तक जो है यह 17 लक्ष्यों को निर्धारित किया गया है। 17 वैश्विक लक्ष्यों को एक निर्धारित किया गया है, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 24 है कि भारत में वर्ष 2015-16 ईस्वी में आलू का तीसरा बड़ा उत्पादक राज्य कौन था?
तो देखिए 18 में परीक्षा दिसंबर में आयोजित हुआ और ये 15-16 का आलू प्याज का पूछ रहा है क्वेश्चन। तो 1-2 बरस पहले का भी आप लोग करंट अफेयर को थोड़ा देख लीजिएगा ऐसे प्रश्नों को। तो जिस टाइप से प्रश्न आप लोग को दोस्तों देखने को मिल रहे हैं, एक बार इन प्रश्नों पर आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा और आप लोगों को शानदार प्रैक्टिस सेट के माध्यम से इसी चैनल पर मैं आप लोगों को लगातार प्रैक्टिस सेट आप लोग को बिहार एसएससी को मैं देते रहूंगा, चाहे वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है इसको भी करा दूंगा और लगातार प्रैक्टिस सेट को आप लोग के लिए उपलब्ध मैं कराता रहूंगा। बस आप लोग चैनल को इसी तरह आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके सपोर्ट करते रहिए और जिन दोस्तों को यह चैनल आप लोग के लिए मैं मेरा पढ़ाई और पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, तो आप लोग दोस्तों सुपर थैंक्स के माध्यम से भी इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, ज्वाइन बटन के माध्यम से भी चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ये देखिए महाराष्ट्र है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है और उत्तर प्रदेश है। इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा सही जवाब हो जाएगा? तो दोस्तों यह जो हो जाएगा बिहार जो है ये बिहार जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आलू का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक जो था ये बिहार था, ठीक है ना? बिहार था। अगर आप लोगों को ये पूछ देता कि प्रथम कौन था दोस्तों, तो प्रथम जो था 15-16 के अनुसार उत्तर प्रदेश जो था ये प्रथम नंबर पर था, ठीक है ना? ये उत्तर प्रदेश प्रथम पर था, दूसरा पश्चिम बंगाल था और ये बिहार जो था तीसरा था। ये पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा पश्चिम बंगाल और तीसरा बिहार था 2015-16 के अनुसार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है आप लोग को कि धार्मिक जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात किस धर्म में सबसे अच्छा है? कौन से धर्म में लिंगानुपात सबसे अच्छा है दोस्तों? धार्मिक जनसंख्या 2011 के अनुसार, यानी कि ये भी लगभग जनगणना से भी प्रश्न पूछ लीजिए। तो 2011 के जनगणना से प्रश्न दोस्तों ये सभी परीक्षाओं में भर भर के पूछे जा रहे हैं। तो इसके लिए बहुत जल्द 1 से 2 दिन के अंदर में आप लोग को एक सेपरेट वीडियो जो है ये 2011 के जनगणना के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न जो बनते हैं उसको मैं इसी चैनल पर आप लोग के लिए उपलब्ध करा दूंगा। तो आप लोग रेगुलर चैनल को विजिट करते रहिएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ये बहरहाल देखिए कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो दोस्तों ईसाई जो धर्म है, ईसाई धर्म का लिंगानुपात जो है 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे अच्छा था, ठीक है ना? सबसे अच्छा था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न 26 नंबर है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? ये मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया दोस्तों? ये 4 ऑप्शन आप लोग को दिए गए हैं और मैं आशा कर रहा हूं कि आप लोग मेरे साथ-साथ ही आप लोग सभी प्रश्नों का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देते चल रहे हैं और अंत में आप लोग ईमानदारी पूर्वक अवश्य बताइए कि आप लोगों को ये जो आज 78 प्रश्न कराएंगे उसमें से कितने प्रश्नों का आप लोगों ने सही जवाब दिया। आप लोग कमेंट बॉक्स में इस क्लास के बारे में और कमेंट बॉक्स में आप लोग कितने सही किए इसको जरूर लिखा कीजिए ताकि मेरा मोटिवेशन जो है इससे काफी बढ़ा रहता है। इससे मुझे लगता है कि नहीं आप लोगों को जो है मेरा बनाया हुआ वीडियो जो है आप लोग को अच्छा लग रहा है, मेरे द्वारा पढ़ाई हुई चीजें आप लोग को अच्छी लग रही है, ठीक है? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो मुस्लिम लीग ने दोस्त यह 22 दिसंबर जो है 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया। 22 दिसंबर 1939 को ये मुक्ति दिवस मनाया, ठीक है ना? ठीक है? और एक और क्वेश्चन आप लोग को घुमाकर पूछ देगा, ये तो मुक्ति दिवस हो गया, एक और घुमाकर क्वेश्चन पूछ देता है डे ऑफ डे ऑफ डिलीवरेंस जो है डे ऑफ डिलीवरेंस जो है ये भी क्वेश्चन पूछ देता है। डे ऑफ डिलीवरेंस अगर क्वेश्चन पूछ दे कि मुस्लिम लीग के द्वारा डे ऑफ डिलीवरेंस कब मनाया गया तो आप लोग उसमें भी कंफ्यूजन ना होइएगा। यही मुक्ति दिवस पूछ ले या डे ऑफ डिलीवरेंस पूछ ले, दोनों आप लोग याद रखिएगा। तो कंफ्यूजन बिल्कुल मत रखिएगा, मेरा यही ही कहना है। आप लोग की जितनी कंफ्यूजन को है मैं बिल्कुल खत्म ही कर दूंगा। आप लोग बेफिक्र होकर रहिए और आप लोग अंत तक वीडियो को बने रहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 27 है कि किस देश ने डेविस कप 2017 जीता? ये किस देश ने डेविस कप 2017 जीता? ऑप्शन है आप लोग के पास, फ्रांस है, बेल्जियम है, अर्जेंटीना है और ऑस्ट्रेलिया है। तो किस देश ने डेविस कप 2017 जीता था दोस्तों? ये प्रश्न है। तो इन चारों ऑप्शनों में से आप लोग को कौन सा सही हो जाएगा? ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? दोस्त इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा 2017 में जो है ये डेविस कप जो है ये फ्रांस के द्वारा जीता गया था। किसके द्वारा जीता गया था दोस्त? ये
फ्रांस के द्वारा जीता गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न 28 है आप लोगों को कि पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी क्या है? पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी की बात की जा रही है दोस्तों, ठीक है ना? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो यह दोस्त हो जाएगा 152.1 मिलियन किलोमीटर जो है ये अधिकतम दूरी हो गया। तो जब भी पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी की बात आती है, तो एक और फैक्ट भी आप लोग याद रख लीजिए, जब पृथ्वी और सूर्य से अधिक दूरी रहती है, तो उस घटना को हम लोग अपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं। और सबसे कम दूरी यानी कि नजदीक न्यूनतम दूरी जो होती है, उस घटना को हम लोग उपसौर कहते हैं। यानी कि सबसे अधिकतम दूरी यानी कि 152.1 मिलियन किलोमीटर रहेगा, तो उसको अपसौर कहेंगे। ठीक है ना? तो आप लोग इन चीजों को भी अच्छे से याद रख लीजिएगा। और यह अगर प्रश्न पूछ देता है कि यह कब घटित होता है घटना, तो दोस्तों यह 4 जुलाई को होता है। ठीक है ना? ये 4 जुलाई को अपसौर की घटना होती है। और उपसौर की बात करें, उपसौर यानी न्यूनतम दूरी की बात करें, तो ये 3 या 4 जनवरी को हो जाता है। तो इन महत्वपूर्ण फैक्टों को भी आप लोग ध्यान से रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 29 है कि डिम्बी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ अवस्थित है? डिम्बी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की बात की जा रही है दोस्त। ऑप्शन है मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और तेलंगाना। इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? तो यह जो है अरुणाचल प्रदेश में यह परियोजना जो है यह अवस्थित है। यह परियोजना जो है अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न 30 है कि ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ये ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री की बात की जा रही है दोस्तों। तो ब्रिटिश भारत में बिहार प्रांत के पहले प्रधानमंत्री जो थे वह मोहम्मद यूनिस थे। कौन थे दोस्त? यह जो थे मोहम्मद यूनिस जो थे ये प्रथम प्रधानमंत्री थे ब्रिटिश भारत में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 31 है कि खारिया जनजाति मुख्यतः निवास करती है। ये खारिया जनजाति की बात की जा रही है। तो आप लोग जैसे जैसे ये प्रश्न देख रहे हैं, तो आप लोग टॉपिक को याद रखिएगा और इन टॉपिक को आप लोग को ध्यान से देखते रहना है। प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन कराने से यही आप लोग को फायदा होता है कि किन किन टॉपिक से पिछली परीक्षाओं में प्रश्न जो है आप लोग को पूछे गए हैं। तो मैं 2-3 साल का आप लोग को प्रीवियस ईयर भी करा दिया हूं प्रश्नों को। आप लोग प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा और आप लोग को इसी के आधार पर मैं शानदार प्रैक्टिस सेट को भी बनाकर आप लोग के लिए उपलब्ध कराया हूं। तो यह प्रैक्टिस सेट 7वां है जो आप लोग इसके ग्लोबल क्लासेस पर देख रहे हैं। इसके ग्लोबल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप लोग देख रहे हैं। तो खारिया जनजाति मुख्यतः निवास करती है, कहाँ पर निवास करती है दोस्त? यह जो हो जाएगा ये झारखंड में यह निवास करती है खारिया जनजाति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। आप लोग को 32 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायत के 29 कार्यों का संबंध किस अनुच्छेद से है? ये भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायत के 29 कार्यों का संबंध किस अनुच्छेद से है? यह प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा, यह जो हो जाएगा दोस्त, ये 243 जी जो हो जाएगा इससे संबंधित हो जाएगा। 243 जी जो हो जाएगा ये अधिकार और जिम्मेवारियों से संबंधित यह जो है ये अनुच्छेद है दोस्तों। ठीक है ना, पंचायती राज संस्थानों का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 33 प्रश्न है कि गणमान्य भारत विविध पुरस्कार 2017 किसने जीता? तो देखिए एक साल पहले का प्रश्न जो है उस बार 2018 की परीक्षा में भर भर के पूछे गए थे। तो ये प्रश्न है गणमान्य भारत विविध पुरस्कार किसे दिया गया था 2017 का? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्त? यह जो हो जाएगा हिरोशी मारुई जो हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 34 है आप लोग को कि इसमें से कौन सा ग्रह जो है सबसे अधिक घनत्व वाला है, सबसे अधिक डेंसिटी वाला कह लीजिए। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? सबसे अधिक घनत्व किसका है? तो दोस्तों आप लोग बखूबी से जानते हैं वह कौन सा ग्रह हो जाएगा। तो वो अपना जो ये पृथ्वी जो है यह सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह हो जाएगा। ठीक है, ये सभी ग्रहों के मुकाबले में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 35 है आप लोग को कि मत्स्य से संबंधित जॉर्जे बैंक कहाँ अवस्थित है? ये मत्स्य से संबंधित जॉर्जे बैंक की बात की जा रही है दोस्तों। तो जॉर्जिस बैंक जो है ये कहाँ पर स्थित है?
ऑप्शन है आप लोग उत्तरी सागर, न्यू फाउंडलैंड, नोवा स्कोटिया, हडसन की खाड़ी। इन प्रश्नों में से इन विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो दोस्तों यह जो हो जाएगा नोवा स्कोटिया जो हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा ये? नोवा स्कोटिया जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और ये कहाँ है दोस्तों? तो यह जो है कनाडा में है। कहाँ पर हो जाएगा ये? कनाडा में है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 36 है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन की बात की जा रही है दोस्त। यह जो है इसको आप लोग WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं। ये WTO जो है, WTO पूछ ले कि इसका मुख्यालय कहाँ है या विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन है आप लोग के पास जिनेवा, रोम, पेरिस और वियना। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो यह जो हो जाएगा ये जिनेवा जो हो जाएगा इस प्रश्न का बहुत ही शानदार तरीके से जवाब हो जाएगा। और ये जिनेवा कहाँ है दोस्त? तो यह जो हो जाएगा स्विट्जरलैंड हो जाएगा। यह जो हो जाएगा ये स्विट्जरलैंड में ये जिनेवा है। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। एक चीज और इससे आप लोग याद रख लीजिए कि ये जो विश्व व्यापार संगठन की बात की जा रही है, तो ये इससे कभी-कभी एक और प्रश्न पूछ लिया जाता है कि डब्ल्यूटीओ से पहले इसका क्या नाम था दोस्तों? तो डब्ल्यूटीओ से पहले इसको हम लोग गैट के नाम से भी जानते थे। किस नाम से जानते थे? GATT से गैट के नाम से भी जानते थे। और 1 जनवरी 1995 को यह जो है यह डब्ल्यूटीओ में परिवर्तित हो गया। ये 1 जनवरी 1 जनवरी आप लोग को 1995 को, ठीक है ना? तो इस प्रश्न को भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना? इस प्रश्न को भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। मैं लिख भी दे रहा हूं इसको, आप लोगों के लिए लिख दे रहा हूं कि आप लोग को कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए। इसको सबसे इसको पहले जो है आप लोग गैट के माध्यम से जानते थे, लेकिन 1 जनवरी 1995 से ये विश्व व्यापार संगठन के रूप में जाना जाने लगा। ठीक है ना? इसको मैं इसलिए बता दिया कि इससे प्रश्न आप लोग को पूछे ही पूछे जाते हैं। इससे कभी-कभी फुल फॉर्म में पूछ लिया जाता है। चलिए उसको भी लिख ही दे रहा हूँ। ठीक है ना? जनरल एग्रीमेंट, जनरल एग्रीमेंट आप लोग को जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ, टैरिफ एंड ट्रेड जो हो जाएगा इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे दोस्तों। बहुत इसमें डिस्कशन हम लोगों ने कर लिया क्योंकि ये सारे प्रश्न जो है आप लोग को परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं इतना समय दे दिया। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 37 नंबर प्रश्न है आप लोग को कि बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया था? कई बार दोस्तों यह बीपीएससी का भी क्वेश्चन रहा है कि बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया था? यह बिहार एसएससी सीजीएल में भी पूछा गया है, इंटर लेवल में भी देखिए ये पूछा गया। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्त? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार ने दोस्तों आपको बिहार के जो सारण जिला जो है, ये सारण छपरा कह लीजिए, वही सारण जिला जो है इसको विद्रोही जिला घोषित कर दिया था। क्या कर दिया था? इसको विद्रोही जिला की जो है संज्ञा दे दी गई थी सारण को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 38 नंबर प्रश्न है कि बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कहाँ मनाया गया था? राखी बंधन दिवस की बात की जा रही है दोस्तों। तो यह जो है राखी बंधन दिवस जो है पहले तो ये समझ लीजिए यह हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक था। क्या था दोस्त? यह जो है हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक था और यह जो है दरभंगा में मनाया गया। कहाँ पर मनाया गया ये? दरभंगा में मनाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न 39 है कि सुरिनसर और मानसर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? सुरिनसर और मानसर झील की बात की जा रही है दोस्त यहाँ पर। तो सुरिनसर और मानसर झील जो है यह जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पर है दोस्तों? ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न है कि पुना पुनात्सु पुनात्संगसु हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है ये कहाँ अवस्थित है? ये पुनात सांगछू जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है इसकी बात की जा रही है दोस्तों। पुनात सांगछू हाइड्रो प्रोजेक्ट कहाँ पर स्थित है? ये चारों ऑप्शनों में से। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा यह जो हो जाएगा दोस्तों ये भूटान में अवस्थित है। ठीक है ना? यह भूटान में अवस्थित है और यह पुनात सांगछू नदी पर बना हुआ ये
1200 मेगावाट की ये जल विद्युत परियोजना है। 1200 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना है। मैं अच्छे से लिख दे रहा हूँ, ठीक है? ये 1200 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना है। पुनर्साक्षु हाइड्रो प्रोजेक्ट हो गया। तो इससे संबंधित बात जो हो गया, ये आप लोग को ये हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 41 है कि धन विधेयक की परिभाषा जो है संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? धन विधेयक की परिभाषा की बात की जा रही है दोस्तों। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग के लिए मैं कितना बोलूं, आप लोग को जितने भी प्रीवियस ईयर प्रश्न हो गए एसएससी सीजीएल के, आप लोग सीजीएल में भी पूछा गया, सीएचएसएल में भी पूछा गया है, बिहार दरोगा में भी पूछा गया, बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया और आप लोग को बिहार आप ये बिहार एसएससी में भी आप लोग को पूछ लिया गया। तो यह जो है इससे कहीं यह जो है क्वेश्चन ये छोड़ा नहीं है अपना छाप। सभी परीक्षाओं पर चाहे रेलवे बैंकिंग हो, सब में ये भर भर के प्रश्न पूछे गए हैं। धन विधेयक से प्रश्न जो है कि धन विधेयक की परिभाषा पूछ ले या धन विधेयक से कुछ और चीजों को पूछ लिया जाता है। तो धन विधेयक की परिभाषा जो है दोस्त, यह संविधान के अनुच्छेद 110 में है, ये प्रावधान किया गया है धन विधेयक की परिभाषा को। ठीक है ना? तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न 42 नंबर प्रश्न है कि बिहार के वित्त मंत्री को कौन नियुक्त करता है? बिहार के वित्त मंत्री को कौन नियुक्त करता है दोस्त? यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो चलिए नेक्स्ट इस प्रश्न का उत्तर देख लीजिए। यह जो हो जाएगा राज्यपाल हो जाएगा। बिहार के वित्त मंत्री को राज्यपाल नियुक्त करता है, ठीक है ना? राज्यपाल नियुक्त करता है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बिहार के वर्तमान में जो राज्यपाल जो है, ठीक है ना, उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग अवश्य लिखिए कि बिहार का भी वर्तमान में राज्यपाल कौन है। आप लोग को देख रहे हैं कि आप लोग की तैयारी कैसी है, तो कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर करना ना भूलिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। प्रश्न 43 है कि एडसेट पर प्रक्षेपित किया गया। ये एडसेट की बात की जा रही है दोस्तों। यह आप लोगों को मैं लिख दे रहा हूं। एडसेट जो है इसको प्रक्षेपित किया गया, कब प्रक्षेपित किया गया था दोस्तों, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो यह जो है 2004 में इसको ये प्रक्षेपित किया गया था, ठीक है ना? यह 2004 में इसको ये प्रक्षेपित किया गया था। और दोस्तों यह जो है शैक्षिक क्षेत्र की सेवा के लिए बनाया गया था, यानी कि ये शिक्षा के क्षेत्र में यह प्रक्षेपित किया गया, यह जो था उपग्रह था, ठीक है ना? यह दूरस्थ शिक्षा प्रणाली की ये मांगों को यह पूरा करता था, एडसेट जो है था, ठीक है ना? यानी जो डिस्टेंस लर्निंग जो ये आप लोग को चलता है, ऑनलाइन क्लासेस जो है, उससे संबंधित ये उपग्रह था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 44 है कि ट्रांस कैनेडियन हाईवे जोड़ती है। ट्रांस कैनेडियन हाईवे की यहाँ पर बात की जा रही है दोस्त। तो ट्रांस कैनेडियन जो हाईवे जो है किसको किसको जोड़ती है? यह जो हो जाएगा यह सेंट जॉन सिटी और वैंकूवर को जोड़ती है। सेंट जॉन सिटी और से वैंकूवर को जोड़ती है ट्रांस कैनेडियन हाईवे हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न 45 है कि जर्मनी और फ्रांस की सीमा रेखा है। जर्मनी और फ्रांस की सीमा रेखा की बात की जा रही है। तो दोस्तों यह जो है ऑप्शन है हिंडनबर्ग, मैग्नीनॉट, डुरंड और ओडेनिस रेखा। कौन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्त? यह जो है मैग्नॉट रेखा जो है, यह जो है जर्मनी और फ्रांस के बीच की सीमा को निर्धारण करता है, ठीक है ना? ये अंतरराष्ट्रीय सीमा हो गया, ठीक है? तो दोस्तों आप लोगों को मैं कहीं कहीं इंपॉर्टेंट फैक्ट को बता रहा हूं, तो उससे थोड़ी सी देर हो जा रही है, तो आप लोग घबराइएगा नहीं। आप लोग के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं वो आप लोग के ही लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और अच्छे से एक एक आप लोग प्रश्नों को देखिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों को भी मैं साथ ही साथ आप लोग को बताते चल रहा हूं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 46 नंबर प्रश्न है कि वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है? वर्तमान में कितने ये दोस्त यह जो हो गए हैं, वर्तमान में भारत में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी ये निर्धारित की गई है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्त? इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो अभी वर्तमान में दोस्तों, उस समय तो वर्तमान में था जब 2018 में ये प्रश्न पूछा गया था, तो उस समय तो था उसका उत्तर दूसरा हो जाता। लेकिन अभी वर्तमान 2023 की बात करें आप लोग को, अभी का आप लोग याद रख लीजिए, क्योंकि उस समय के प्रश्न को याद रखना बहुत जरूरी नहीं है।
तो वर्तमान 2023 में आप लोगों को भारत के उच्चतम न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय में आप लोगों को 34 कुल मिलाकर न्यायाधीश होते हैं। 34 न्यायाधीश होते हैं, ठीक है ना, जिसमें आप लोग को एक चीफ जस्टिस हो गए और प्लस 35 जो है अन्य न्यायाधीश हो जाते हैं। एक जो है आप लोगों को वर्तमान में एक मुख्य न्यायाधीश हो जाते हैं और 33 अन्य न्यायाधीश हो जाते हैं। तो टोटल जो है 34 न्यायाधीश जो है ये वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में पदस्थापित रहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। आप लोग के लिए बहुत ही ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था, आप लोग अच्छे से याद रख लीजिएगा। टोटल 34 जिसमें से एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य हो गए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। 47 नंबर प्रश्न है आप लोग को कि स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रथम औद्योगिक नीति कब घोषित की गई। स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की बात की जा रही है दोस्तों। तो प्रथम औद्योगिक नीति जो है कब ये स्थापित की गई, घोषित की गई, यह जो है। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो हो जाएगा यह दोस्त, यह जो हो जाएगा 1948 जो हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। ये औद्योगिक नीति जो है आप लोग को 1948 में घोषित किया गया था। और उस समय के वर्तमान आप लोग को कौन थे, वो उद्योग मंत्री कौन थे दोस्तों, ये भी लिख दे रहा हूं। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे उस समय के मुखर्जी जो थे उस समय के आप लोगों को ये तत्कालीन उद्योग मंत्री थे 1948 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 48 है कि समुद्री चूहिया के रूप में जानी जाती है। लीजिए समुद्री चूहिया, ये किसको जाना जाता है समुद्री चूहिया दोस्त? ऑक्टोपस, डोरिस, इयोलिस और काइटिन। इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा सही जवाब हो जाएगा? तो दोस्त इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ये काइटिन जो है, इसी को समुद्री चूहिया के रूप में भी जाना जाता है। तो इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 49 है आप लोगों के लिए कि किस देश ने फेडरेशन कप 2017 जीता। तो देखिए कितने प्रश्न आप लोग को करंट अफेयर से पूछे गए थे, ठीक है ना, और सभी 2017 से लगभग प्रश्न है। तो आप लोग को जब ये 2023 चल रहा है तो देखिए इसकी तो अभी डेट की अनाउंसमेंट नहीं हुई है बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए कि कब इसकी एग्जाम होगी, क्योंकि अभी तो फॉर्म भरने का ही डेट अभी चल रहा है। तो आप लोग को जैसे ही कोई अपडेट होगा मैं जरूर बताऊंगा। तब तक आप लोग एक साल के पीछे का आप लोग के लिए करंट अफेयर जो है मैं आप लोग के लिए उपलब्ध आप लोग को चैनल पर करा चुका हूं। तो आप लोग जितने भी करंट अफेयर के 7 पार्ट में आप लोग को जो वीडियो उपलब्ध कराया हूं तो प्लेलिस्ट में जाकर उसको अवश्य देख लीजिएगा। बहुत ही शानदार तरीके से आप लोग को करंट अफेयर को बताया हूं। और इस चैनल पर यही आप लोग के लिए मेरा हमेशा ये रहता है कि आप लोग को टॉप लेवल का कंटेंट आपको बिल्कुल प्रोवाइड कराता रहूं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप लोग को ये मेरा पढ़ाया हुआ बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो खैर देख लीजिए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। यह 49 जो है उसका उत्तर जो हो जाएगा ये संयुक्त राज्य अमेरिका जो हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। फेडरेशन कप 2017 के विजेता हो गए। 50वां प्रश्न है कि भारत में कृष्ण क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है। ये कृष्ण क्रांति की बात की जा रही है दोस्त। तो कृष्ण क्रांति जैसे ही आए आप लोग तुरंत लगा दीजिए पेट्रोलियम, इसमें कोई किंतु परंतु वाला बात नहीं है। पेट्रोलियम जो है इससे संबंधित है, कृष्ण क्रांति हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 51 है कि बिहार में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया। बिहार में सर्वप्रथम राष्ट्रपति कब शासन लागू किया गया था दोस्त? तो सर्वप्रथम की बात की जाए तो ये 1968 में ये लागू किया गया था पहली बार 1968 में लागू किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 52 है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किस वर्ष शुरू किया गया था। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के बारे में आप लोग बराबर पेपर में पढ़ते होंगे, चाहे ऐसे भी आप लोग सुनते होंगे कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के बारे में। तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की अगर बात की जाए दोस्तों तो यह जो है ये 2012 में शुरू किया गया था। ये फरवरी 2012 जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। ये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ठीक है ना। ये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ये मुद्रास्फीति की दर को मापने के लिए दोस्तों इसका उपयोग किया जाता है। मुद्रा एक पैमाना कह लीजिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक हो गया, जिसको केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने 2012 में इसको इंट्रोड्यूस किया था। इस योजना मत कह लीजिए, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को कह लीजिए, ठीक है ना।
तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन भी आप लोग याद रख लीजिएगा, इसको सीएसओ भी कहते हैं, केंद्रीय संगठन को। उसके द्वारा ही उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को ये आप लोग को शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न 53 नंबर है कि ओमान की राजधानी है, ओमान की राजधानी पूछा जा रहा है दोस्त। तो ओमान की राजधानी जो है, इसको तुरंत मार दीजिए, मस्कट मार दीजिए। ओमान की राजधानी जो हो जाएगा, ये मस्कट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 54 है कि भारत में क्रांतिकारी आंदोलन कहां से शुरू हुआ। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन जो है कहां से शुरू हुआ, यह प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही जो जवाब हो जाएगा, यह क्रांतिकारी आंदोलन का जन्म स्थान जो है दोस्तों, यह महाराष्ट्र को माना जाता है। ठीक है ना, ये महाराष्ट्र को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। 55 नंबर प्रश्न है कि कौन एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2017 जीता। देखिए कितने प्रश्न आप लोग को करंट अफेयर के पूछे गए। आप लोग के लिए 10 से 12 प्रश्न आप लोग के लिए करंट अफेयर से पूछ दिए गए हैं, और सभी 2017 से पूछे गए थे। परीक्षा हुई थी 2018 में, दिसंबर में। ठीक है ना, तो एशिया गेम चेंजर अवार्ड जो 2017 की बात की जाए, तो इस प्रश्न का सही जवाब जो हो जाएगा, ये देव पटेल को उस समय दिया गया था। दिया गया था, देव पटेल को दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 26 है, 26 का है, सॉरी 56 है। आप लोग अब यहाँ से साइंस यानी कि विज्ञान के प्रश्नों को यहाँ से देखिएगा आप लोग। 55 प्रश्न आप लोग को जीके प्लस करंट अफेयर हो गया। अब यहाँ से विज्ञान की ये जो है विज्ञान वाला सेक्शन चालू होता है। तो आप लोग देखिए इसको, शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये शल्य क्रिया की बात की जा रही है दोस्तों। तो शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्त इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, ये आप लोग बताइए। तो इसको आप लोग कैल्शियम सल्फेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, ये कैल्शियम सल्फेट जो है कहते हैं, शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में जो प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 57 नंबर प्रश्न है कि तरंग ऊर्जा आधारित प्रथम संयंत्र कहां पर स्थापित किया गया था। तरंग ऊर्जा की बात की जा रही है दोस्तों, यानी कि वेव ऊर्जा आप लोग कह लीजिए। ठीक है ना, तो तरंग ऊर्जा की बात की जाए दोस्त, तो यह जो है कहां पर चालू किया गया था सर्वप्रथम। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा, ये तिरुवनंतपुरम हो जाएगा। कहां हो जाएगा दोस्तों, ये तिरुवनंतपुरम हो जाएगा। ठीक है ना, इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, तिरुवनंतपुरम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 58 है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम को क्या कहा जाता है। ये ऊर्ध्वाधर कॉलम की बात की जा रही है दोस्तों। तो मेंडलीफ के आवर्त सारणी में जो ऊर्ध्वाधर है, ऊर्ध्वाधर को क्या कहा जाता है दोस्तों। ऊर्ध्वाधर जो क्षैतिज जो कतारें जो है, उसको क्या कहा जाता है, तो उसको आवर्त कहा जाता है दोस्त। क्या कहा जाता है, ये आवर्त कहा जाता है। ठीक है ना, ये आवर्त कहा जाता है। और उदग्र कतारों को हम लोग ग्रुप कहते हैं। ठीक है ना, ये उदग्र कतारों को हम लोग ग्रुप कहते हैं, और क्षैतिज कतारों को आवर्त कहते हैं। आवर्त ये पीरियड हो गया। ठीक है ना, तो इसको भी याद रखिएगा। मेंडलीफ की आवर्त सारणी से ऊर्ध्वाधर कॉलम को आवर्त कहते हैं। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसमें बता दे रहा हूं कि आप लोगों को कहीं से कंफ्यूजन ना हो। ये क्षैतिज, क्षैतिज जो हो गया आप लोगों को, ठीक है ना, ये क्षैतिज जो हो गया, ये आप लोगों को जो पूछा जा रहा है, तो आवर्त याद रखिएगा। और जैसे ही उदग्र की बात की जाए, क्षैतिज और उदग्र ही मेंडलीफ की आवर्त सारणी में जो था, दो चीज था। तो उदग्र यानी वर्टिकल समझ लीजिए, उदग्र यानी कि वर्टिकल समझ लीजिए, और क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल समझ लीजिए। ये उदग्र मतलब, उसको लिख दे रहा हूँ, सॉरी इसको अच्छे से लिख दे रहा हूँ। इसको आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि इससे प्रश्न बनते ही बनते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूँ। ठीक है ना, उदग्र हो गया वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल कहलाता है, आप लोगों को क्षैतिज कहलाता है। क्षैतिज हो गया ये हॉरिजॉन्टल। ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल, और ये उदग्र हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 59 है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊतक का अंतरकोशीय क्षेत्र बड़ा होता है।
निम्न में से कौन सी ऊतक अंतरकोशिका क्षेत्र बड़ा होता है? कौन सी ऊतक का? ऑप्शन है पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, जाइलम। इन चारों में से किसका कोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? ये प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्त। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ये जो हो जाएगा दोस्तों, पैरेन्काइमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये? पैरेन्काइमा जो हो जाएगा, ये सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 60वां नंबर प्रश्न कि दाद यानी कि रिंग वर्म की बात की जा रही है कि रिंग वर्म होने का कारण क्या होता है? ये जो आप लोगों में दाद का जो एक त्वचा बीमारी होता है, त्वचा का संक्रमण होता है दोस्तों, यह किसके कारण होता है? यही प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो हो जाएगा, ये जो हो जाएगा दोस्त, ये कवक के द्वारा होता है। दाद यानी रिंग वर्म जो है, ये कवक के द्वारा ये फैलने वाला रोग है, कवकों के द्वारा ये फैलता है। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट 61 नंबर प्रश्न है कि सांड के शुक्राणु को रखते हैं आप लोग को कृत्रिम निषेचन विधि के द्वारा, जो गायों को आप लोग को किया जाता है, निषेचित किया जाता है, तो वो सांड के जो शुक्राणु जो है उसको उसमें निषेचित किया जाता है। तो वही पूछा जा रहा है कि सांड के शुक्राणु को कहाँ रखते हैं? तो दोस्तों आप लोग देखे होंगे कि सांड के जितने भी शुक्राणु हैं उसको तरल नाइट्रोजन में रखा जाता है। किसमें रखा जाता है? तरल नाइट्रोजन में रखा जाता है। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। 50 52 नहीं, ये 62 यानी कि 62वां प्रश्न आप लोग का है कि बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य होता है। बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य की बात की जा रही है दोस्तों। तो बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य जो है, यह जो है सबसे क्या होता है? ये सबसे कम होता है। क्या होता है दोस्तों? ये सबसे कम होता है। ठीक है ना? ये सबसे कम होता है। चलिए आप लोग सबसे अधिक किसका होता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट बॉक्स में आप लोग इसको कमेंट कीजिए। आप लोग के लिए हिंट्स मैं दे दे रहा हूं, ये VIBGYOR, इससे आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है ना? आप लोग कमेंट बॉक्स में हिंट्स मैं दे दिया हूं, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको लिखिए कि तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक किसका होता है, सबसे कम तो बैगनी का हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 63 प्रश्न है कि मूली एक उदाहरण है। मूली किसका उदाहरण है दोस्तों? ये मूली का बात किया जा रहा है यहाँ पर। तो मूली किसका उदाहरण है, ये प्रश्न है। तो मूली जो है दोस्त, यह जो है ये तरकू रूपी मूसला जड़ है। क्या होता है ये? तरकू रूपी मूसला जड़ होता है। मूली जो है ये तर्क रूपी ये रूपांतरित जड़ होता है। ठीक है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न 64 है आप लोग को कि निम्नलिखित में से सबसे भारी तत्व कौन सा है? ऑप्शन है आप लोग को ओस्मियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन। तो सबसे भारी तत्व की बात की जाए दोस्तों, यह जो हो जाता है ओस्मियम हो जाएगा। इस ऑप्शन के अनुसार ये हो जाएगा, ये सबसे भारी तत्व जो हो जाएगा ये ओस्मियम हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न 65 है, ये विद्युत स्त्री यानी कि आप लोग जो इलेक्ट्रिक आयरन का प्रयोग करते हैं उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? तांबे का तार, नाइक्रोम का तार, टंगस्टन का तार या लोहे का तार। इसमें से कौन सा इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्त? तो यह जो हो जाएगा नाइक्रोम का तार जो है, ये दोस्तों विद्युत स्त्री में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? नाइक्रोम के तार का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 66 प्रश्न है कि यूरिया में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है? यूरिया में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है? इस प्रश्न का आप लोग को जवाब देना है। तो दोस्त यूरिया की अगर बात की जाए तो यूरिया में है दोस्त, ये 49% जो है ये नाइट्रोजन जो है पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 49% नाइट्रोजन पाया जाता है यूरिया में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। क्वेश्चन 67 है कि ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर का उपयोग जो है दोस्तों कहाँ किया जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो ट्रांसफार्मर का जो उपयोग है दोस्त, यह ये प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है ना? प्रत्यावर्ती धारा में आप लोग को प्रयोग किया जाता है। प्रत्यावर्ती धारा बोले तो अल्टरनेटिव करंट, ठीक है ना? ये अल्टरनेटिव करंट हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। 68 प्रश्न है आप लोग को कि कौन सा एंजाइम जो है भोजन में उपस्थित जीवाणु को नष्ट करता है? यानी कि हम लोग जो भोजन करते हैं उसमें अगर जीवाणु रहे तो उसको कौन सा एंजाइम जो है नष्ट कर देता है दोस्त? यह कौन सा एंजाइम हो जाएगा?
तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब जो हो जाएगा, ये लाइसोजाइम जो होता है, यह जो भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। कौन सा? लाइसोजाइम हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 69 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन लैंगिक संचारित रोग है? इसमें से कौन सा लैंगिक संचारित रोग है? आप लोग को प्रश्न पूछा जा रहा है। तो हीमोफोलिया हो गया, गाउट हो गया, फटाउ सिंड्रोम हो गया, सिफिलिस हो गया। तो दोस्तों यह सिफिलिस जो है, यह जो है, यह जो है आप लोग को लैंगिक संचारित रोग कह लीजिए या यौन संचारित रोग कह लीजिए। इसको एसटीडी भी कहते हैं, ठीक है ना? एसटीडी भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। 70 नंबर प्रश्न कि किसे कोशिका की आत्मथैली कहा जाता है? भाई कितना बार यह क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे, इसीलिए कह रहा हूं कि जीके जो है दोस्तों, जनरल नॉलेज और जनरल साइंस जो है, किसी पार्टिकुलर एक एग्जाम के लिए नहीं, सभी एग्जाम में क्वेश्चन वही अदल बदल के पूछे जाते हैं। तो इसलिए मैं आप लोग को कहता हूं कि प्रश्नों को देखकर आप लोग घबराइए नहीं। जैसे मैं आप लोग के लिए इतना मेहनत से जो वीडियो लाता हूं, तो आप लोग का भी काम बनता है कि आप लोग अंतिम तक उसको देखें और अच्छे से आप लोग पढ़ें, ताकि आपकी तैयारी जो है बिल्कुल अच्छी तरह से बनी रहे। तो किसे उस कोशिका की आत्मथैली कहा जाता है? तो दोस्तों आप लोग अच्छे से जानते होंगे, यह लाइसोसोम जो है, इसको कोशिका की आत्मथैली बोला जाता है, ठीक है ना? लाइसोसोम को कोशिका की आत्मथैली बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 71 है कि गुरुत्वाकर्षण जी का मान है। दोस्तों यहाँ पर स्मॉल जी का बात किया जा रहा है। देखिए ये स्मॉल जी है, ठीक है ना? स्मॉल जी का मान अलग होता है और कैपिटल जी का मान अलग होता है। तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो ये स्मॉल जी का यहाँ पर बात किया जा रहा है और स्मॉल जी का मान जो होता है, यह हो जाता है, ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्त? यह जो हो जाएगा आप लोगों को 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो हो जाएगा, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है? तो आप लोगों ने इसको देख लिया। यहाँ पर देखिए थोड़ा-सा ये प्रिंटिंग, ये टाइप करने में उन लोगों ने गलती कर दिया है, यहाँ पर माइनस नहीं होगा। ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो हो जाएगा, ये गुरुत्वाकर्षण यानी कि स्मॉल जी का मान है, ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाता है। अगर कैपिटल जी का यहाँ पर पूछ दे, तो इसको भी मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। ये हो जाता है आप लोग को 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, केजी, केजी, ये -2 हो जाएगा न्यूटन, ये मीटर स्क्वायर, और केजी ये पर केजी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना? ये पर केजी स्क्वायर कह लीजिए। 6.67 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हो जाएगा। तो पर केजी स्क्वायर जब ऊपर आएगा तो ये -2 हो जाता है, ठीक है ना? तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 72 है कि बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? बायोगैस की बात की जा रही है दोस्तों। तो बायोगैस का मुख्य अवयव का बात किया जाए, तो दोस्तों ये तुरंत तो मीथेन मार लीजिए। इसमें तो कहीं कोई किंतु परंतु वाला बात यहाँ पर बच ही नहीं जाता है, मीथेन हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 73 है आप लोग को कि गर्म सूप स्वादिष्ट होता है क्योंकि? ये जो सूप आप लोग पीते हैं, तो गर्म सूप स्वादिष्ट लगता है आप लोग को, क्यों लगता है? तो दोस्तों गर्म सूप जो है, ये स्वादिष्ट इसलिए लगता है क्योंकि इसका पृष्ठ तनाव जो है, ये कम हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? इसका पृष्ठ तनाव जो है, ये कम हो जाता है। जैसे ही तापमान में वृद्धि होती है, तो तरल पदार्थों का पृष्ठ तनाव जो है, ये घट जाता है। ये आप लोग अच्छी तरीके से केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। तो इसीलिए जो है गर्म सूप जो है, यह जो है आप लोगों को पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, तो वह जीभ के बड़े क्षेत्रफल में फैलता है और यह जो है ठंडे सूप की तुलना में यह अधिक स्वादिष्ट लगता है। तो इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 74 है कि कौन सी रासायनिक घटना है? इसमें से कौन सा रासायनिक घटना है? तो दोस्तों जैसे ही इसमें देखिएगा, ये चारों ऑप्शन जो है, इसमें से आप लोग को एक ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है, ये दूध से दही का जमना जो है, ये दोस्त यह जो हो जाएगा रासायनिक घटना हो जाएगा। अब बाकी जितना है ये जो दोस्तों, ये भौतिक घटना है, ठीक है ना? ये रासायनिक घटना है, ठीक है? दूध से दही का जमना जो है, ये रासायनिक घटना का उदाहरण हो गया, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण हो गया, ठीक है? तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। 75 नंबर प्रश्न है। आज का 75वां प्रश्न है कि अवस्रव
तरंगों की आवर्ती होती है, अपसरव तरंग की आवृत्ति पूछा जा रहा है दोस्त, ये अपसरव तरंग की पूछा जा रहा है। इसको आप लोग इंफ्रासोनिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंफ्रासोनिक भी कहते हैं। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अपसरव तरंग, इंफ्रासोनिक, पारासरव पूछ ले तो वो अल्ट्रासोनिक हो जाएगा। एक हो जाता है ऑडिबल हो जाएगा, ठीक है ना? तो यह जो हो जाता है, यह ऑडिबल हो जाता है, यानी कि यह ऑडिबल हो जाता है। अब 20,000 हर्ट्ज से जो ये 20 हर्ट्ज से जो कम हो जाता है, इस प्रश्न के लिए ये सही जवाब हो जाएगा। 20 हर्ट्ज से कम जो होगा ये अपसरब कहलाता है। 20 हर्ट्ज से ये जैसे ही 20,000 हर्ट्ज से अधिक होगा तो वह जो हो जाता है वो परासरब तरंग कह लेते हैं, ठीक है ना? तो तीनों चीजों को मैं यहाँ पर बता दिया हूँ। बहरहाल इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ये 20 हर्ट्ज से कम जो हो जाएगा उससे तरंग कम की तरंगों को अवसरब तरंग कहते हैं, ठीक है ना? और यह 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच ये ऑडिबल साउंड के रूप में इसको गिना जाता है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न 76 है कि कृत्रिम वर्षा उत्पन्न कराने के लिए उपयोग होता है। भाई मेरी, यह तो रेलवे का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। यह रेलवे ग्रुप डी कह लीजिए, एनटीपीसी कह लीजिए, रेलवे ड्राइवर कह लीजिए। अरे भाई बार बार प्रश्न ये साइंस में देखने को मिलता है ये प्रश्न कि कृत्रिम वर्षा उत्पन्न कराने में उपयोग किसका होता है। जैसे ही इसको देखिए तुरंत इस पर टिक लगा दीजिए, इस पर टिक लगाइए। सिल्वर आयोडाइड जो हो जाएगा, इसका प्रयोग जो है कृत्रिम वर्षा को कराने में उपयोग किया जाता है। तो कृत्रिम वर्षा जो हो जाएगा ये सिल्वर आयोडाइड हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए आज का अंतिम प्रश्न जो है 77 को देखेंगे। 77 प्रश्न है कि विद्युत मोटर एक परिवर्तित करने वाला युक्ति है। क्या करता है दोस्त? यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा या आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा। तो यह जो प्रश्न है दोस्तों, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा। यह जो हो जाएगा आप लोग के लिए होमवर्क प्रश्न हो जाएगा और इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए। और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को आज का यह जो क्लास है बिल्कुल अच्छा लगा होगा और आप लोग 76 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिए, इसका भी जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। ये जितने भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जो जवाब देते हैं, उससे मुझे लगता है कि आप लोग की रुचि जो है हमारे पढ़ाने में बनी हुई है और आप लोग जो जवाब देते हैं मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिए और आज की क्लास के बारे में भी आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए और आप लोग को और कोई स्पेशल डिमांड हो किसी टॉपिक पर, तो आप लोग उसको भी लिखिए, ठीक है? और दोस्तों आज का यह जो क्लास कैसा लगा, इसके बारे में मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आज का क्लास आप लोग को अच्छा लग रहा है, आपके ये सर का जो क्लास जो है बहुत बढ़िया लगा, तो आप लोग चैनल को दोस्त सपोर्ट करना ना भूलिए और चैनल को सपोर्ट जो है वो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके कर सकते हैं। और उससे भी ज्यादा आप लोग सपोर्ट, उससे भी ज्यादा आप लोग को इस चैनल से प्यार है, तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को इस चैनल से बहुत प्यार होगा। तो आप लोग ज्वाइन बटन के माध्यम से आप लोग कर सकते हैं और सुपर थैंक्स देकर भी आप लोग कर सकते हैं। तो जैसा आप लोग को उचित लगे, मैं इसके लिए आप लोग को फोर्स नहीं करूंगा। आप लोग की सपोर्ट जो है इस पर अपेक्षित है। यही जो है मेरे मोटिवेशन का यह सबसे बड़ा कारण होता है कि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो को बनाता रहूं। तो दोस्तों मैं आज के लिए बस इतना ही छोड़ता हूं आप लोगों के लिए और आप लोग जो है अच्छे से तैयारी करते रहिए और एक और नया वीडियो और एक और नया महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो लेकर मैं आप लोग के लिए बहुत जल्द ही आपके समक्ष उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए मैं आप लोगों से आज्ञा लेना चाहता हूँ। आज के लिए दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।